इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार किसान भाइयों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली हमेशा किसानों की सेवा में कार्य कर रहा है। कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और किसानों के लिए अधिक उपज देने के लिए किसानों के लिए नई नई किस्मों का विकास करता रहा है। कल दिनांक 9 फरवरी 2024 को संस्थान का 62वां दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है और इस समारोह के बारे में और साल की पूरी उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से। हेलो जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में किसान की बात में। और जैसा कि कहा कि 9 फरवरी कल दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, तो इन उपलब्धियों के बारे में आप अपने विचार हमसे साझा करना चाहेंगे सर? पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको हम पूसा संस्थान के नाम से जानते हैं, इसका 62वां दीक्षांत समारोह 9 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है और इसमें माननीय मुख्य अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भाग लेंगी। और जितने छात्र हैं, करीब इसमें 542 छात्र हैं, जिसमें से 303 छात्र जो विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करेंगे और 240 छात्र एमएससी और एमटेक की उपाधियां प्राप्त करेंगे। उन सबको डिग्री प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदया इस अवसर पर दीक्षांत भाषण देंगी। यह संस्थान के लिए बहुत गौरव का विषय है कि इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदया इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। गत वर्ष संस्थान में कुल मिलाकर के करीब 30 फसलों की नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें गेहूं की एक नई किस्म HD 3586 शामिल है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन यानी उत्तर पश्चिमी सिंचित क्षेत्र के लिए बहुत उपयुक्त पाई गई है, जिसकी पैदावार 2968 जो पुरानी प्रचलित किस्म है उससे काफी अच्छी है। उसी तरह से पूर्वी उत्तर क्षेत्र के लिए एक किस्म HD 3388 विकसित की गई है, जिसका भी अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। बासमती चावल की अगर बात करें तो संस्थान के द्वारा विकसित किस्मों का योगदान विदेशी मुद्रा अर्जन में करीब 40,000 करोड़ रुपए का सालाना हो गया है और इसमें पूसा संस्थान की किस्मों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वर्ष जो हमारी किस्में बहुत प्रचलित रही हैं उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, 1885, 1886 शामिल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिले में काला नमक एक परंपरागत चावल की खेती होती है, जिसे भगवान बुद्ध की देन माना जाता है। यह किस्म बहुत लंबी होती है, अक्सर गिर जाती है, पैदावार इसकी बहुत कम होती है। इसका सुधार करके हमने एक बौनी, अधिक उपज देने वाली और गुणवत्तापूर्ण किस्म पूसा नरेंद्र काला नमक 1 विकसित की है और इस किस्म से काला नमक चावल के उत्पादन में एक नई क्रांति आएगी। इसी प्रकार से दलहनी फसलों की अगर हम बात करें तो चने में सूखा रोधी किस्म, मसूर और मूंग में लवणता तथा सूखा रोधी 5 किस्मों का विकास किया गया है। आम में हमने 2 मूल वृंतों का विकास किया है। जब हम आम की ग्राफ्टिंग करते हैं, कलमी आम लगाते हैं, तो उसका जो रूट स्टॉक होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पहली बार हम लोगों ने 2 बौने रूट स्टॉक विकसित किए हैं और उनको विमोचित किया है। इनके ऊपर जो भी कलम की जाएगी उन पौधों की ऊंचाई कम होगी और बाग के नियंत्रण में काफी आसानी होगी। पूसा संस्थान जो धान की पराली जलाने की घटनाएं होती हैं उनके ऊपर भी नजर रखता है और प्रतिवर्ष यह आंकड़ा कृषि मंत्रालय भारत सरकार को उपलब्ध कराता है। पिछले वर्ष जो आंकड़े आए उसमें पंजाब में करीब 25% और हरियाणा में 33% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। हम लोगों ने संस्थान के द्वारा 2 धान की किस्में अभी हाल ही में विकसित की हैं, पूसा 2090 और पूसा 1824। ये दोनों किस्में मात्र 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं, गैर बासमती किस्में हैं। इनकी पैदावार करीब 8 टन के आसपास है, जो पूसा 44 के बराबर है। और चूंकि ये 120 दिन के अंदर पककर तैयार होती हैं तो धान की कटाई और गेहूं की बिजाई में हमको पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे पराली के प्रबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वर्ष पूसा संस्थान का किसान मेला 28, 29 फरवरी और 1 मार्च को लगाया जा रहा है और मेले का विषय है उद्यमिता से समृद्ध किसान। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि आप किसान मेले में भारी संख्या में आकर भाग लें और यहाँ पर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, तकनीकियों और बीज का फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर। और कल के बारे में ये बताइए कि कितने छात्रों को कल विशेष डिग्रियां दी जा रही हैं दीक्षांत समारोह पर? बताया शुरू में कुल 542 छात्रों को उपाधियां मिलेंगी, जिसमें 303 छात्र पीएचडी के होंगे और 240 छात्र एमएससी और एमटेक डिग्री हासिल करेंगे। इसके साथ एमएससी और एमटेक में 6 छात्रों को और पीएचडी में 6 छात्रों को अपने अपने विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईआरआई का मेरिट मेडल भी दिया जाएगा और एक आईआरआई बेस्ट स्टूडेंट मेडल एमएससी में और पीएचडी में भी दिया जाता है और इन्हीं छात्रों को नेबार्ड के द्वारा स्थापित एक प्रोफेसर बीएल चोपड़ा मेडल भी दिया जाता है। इसके अलावा 2 पुरस्कार हैं, सुकुमार बसु मेमोरियल पुरस्कार, वह भी दिया जाएगा इस अवसर पर, और एक पुरस्कार डॉक्टर एसके जैन मेमोरियल पुरस्कार है, उसे भी जो चयनित वैज्ञानिक हैं उनको दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया आकाशवाणी के लिए और बहुत अच्छी जानकारी दी कल के समारोह के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी आभार जी। थैंक यू सो मच सर। और किसान भाइयों, और अभी बात कर रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी से, जो कि निदेशक थे IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के। और कल विशेष कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह होना जा रहा है उसके विषय में काफी अच्छी जानकारी दी। और अब हम अपने कार्यक्रम पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आज ड्रोन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी। तो मैं सुषमा आप सबका स्वागत करती हूं किसान की बात कार्यक्रम में, और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया जी। जी बिल्कुल सुषमा, एक ऐसी जानकारी हमारे किसान भाइयों को जिसकी आवश्यकता होती है कि नित्य प्रतिदिन एक कोशिश होती है हमारी कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से कि आए दिन होने वाले अनुसंधान, शिक्षा के बढ़ते अग्रसर क्षेत्र को हम अपने किसानों तक पहुंचाएं। हमारी हरियाली जो वसुंधरा है वो उसकी धान और चूनर धानी होती रहे, किसान फलता फूलता रहे, खेत खलियान खिलखिलाते रहें। लेकिन आज के आधुनिक युग में यदि हम कुछ थोड़ा सा बदलाव करें, हम वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित ही लागत कम होगी, उत्पादन अधिक होगा। और इसीलिए हम कार्यक्रम किसान की बात में समय समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स को यहाँ आमंत्रित करते रहते हैं। और आज भी आमंत्रित किया है हमने। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राउफ अहमद परे जी, वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। और आज ड्रोन तकनीक के बारे में ही हम लोग बात करना चाहेंगे कि इसके कृषि में इसका प्रयोग और प्रशिक्षण ये विषय रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता ही क्यों हुई, या इसका वैज्ञानिक क्या प्रभाव पड़ा है किसानों पर, या उसकी क्यों कितना फायदा हुआ है जो हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, ये जो प्रश्न है, जब हम खेतों पर भी जाते हैं तो किसान भाई भी हमको ये प्रश्न पूछते हैं कि लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जब से कोविड ने हमको सिखाया है कि हर कोई तरीका बदलना चाहिए, चाहे वो खेती हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कोई भी तरीका है। तो जो हम खेती की बात करते हैं, कि किसानों की आय की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जो किसान है घर बैठ के कोई काम कर पाए, या उसको जो पहले खेती थी बैलों के जरिए से, फिर ट्रैक्टर के जरिए से, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग किया गया। तो इसमें क्या है कि जो हम किसान भाई है वो जो लागत लगा देते हैं खेत में, चाहे वो पुराने तरीकों से थे, वो बहुत ज्यादा हो जाता था, और जो वहां से प्रोड्यूस मिलता है उसका भी वैल्यू उतना नहीं होता है। तो इसलिए कृषि में जो आधुनिक खेती है उसमें ड्रोन के इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो हमारा इनपुट कॉस्ट है, जो हमारा बीज लगता है, केमिकल लगता है, और जो वहाँ से हमको आय मिलती है, इन दोनों को हम आगे लेके जाए, कीमत को, जो लागत को कम करे, और जो हमको वहाँ से फायदा मिलेगा वो ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए हम कृषि में ड्रोन का उपयोग पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो जो ड्रोन है किस तरह से कार्य करता है, ये सबसे पहले बारी बात आती है। हमारे किसान भाई अक्सर जब ड्रोन को पहले जब खेतों पे ड्रोन को चलाया जाता तो बोलते थे कि ये जो जहाज वाली मशीन है, वो समझते थे कोई ऐसी मशीन है जो जहाज की तरह ऊपर से छिड़काव हो रहा है। बहुत सारे पहले हम जहाँ कहीं पे डेमोन्स्ट्रेशन होता था, बहुत सारे किसान लोग देखने आते थे, उनकी फैमिलीज की आखिर क्या है। लेकिन आजकल हमारे किसान भाई, चूंकि इस ड्रोन का देश में इतना फैला हो गया है, कि हमारे जो किसान भाई है अभी जागरूक हो गए कि क्या है एक्चुअली। ये एक्चुअली एक किस्म की ऐसी मशीन है जिसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं है वहां पे। जैसे जहाज में एक पायलट होता है, हेलीकॉप्टर में एक पायलट होता है, लेकिन जो हमारा ड्रोन है इसमें आप ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इसको अनआर्मड एरियल व्हीकल भी बोलते हैं। मतलब नीचे बैठ के ऊपर से कोई मशीन जा रही है और उसमें कृषि में जो भी कार्य करना है, चाहे छिड़काव करना है, तो वो काम हो रहा है।
तो इसको हमारे किसान भाई अक्सर इससे कि जहाज वाली मशीन, और अब हम वो समझते हैं कि अनआर्म्ड एरियल व्हीकल है या ड्रोन भी इसको कहते हैं। मतलब बिना हथियारों से लैस हमारा एक सैनिक है, सिपाही है जो बिल्कुल, जो निगाह रख रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है कृषि में, और कहाँ पे हमको चाहे कोई डिजीज लगी है कहाँ पे उसको रोकथाम करना है। जी डॉक्टर रऊफ, बहुत अच्छी जानकारी की शुरुआत यहाँ से हमारे किसान भाइयों तक पहुँच रही है कि जो ड्रोन का प्रयोग है, अब आधुनिक तकनीक का प्रयोग हम कृषि में कर रहे हैं। बात आई कि उड़ती हुई मशीन, कंट्रोल किसान के हाथ में रिमोट के माध्यम से, लेकिन कैसे होगा, हम कहाँ इसको सीख सकते हैं, इसके लिए क्या सरकार प्रशिक्षण दे रही है, कैसे प्राप्त हो सकता है, क्या सरकार ने सब्सिडी रखी है? कहते हैं कि भाई ये तो बहुत महंगा होगा, एक विचारधारा है, तो ये भी हमारे किसान भाई बहन जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने प्रश्न पूछा है, इसके 2-3 हिस्से हैं, मैं एक एक करके, पहला जो आपने हिस्सा पूछा हम इस पे आएंगे कि जो भी आधुनिक खेती है इसमें अगर किसान इसमें जाना चाहता है, कोई नई मशीन आई है, ड्रोन आया है, जब तक उसको जानकारी नहीं होगी तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये सरकार जानकारी है कि हमको किसानों को पहले उस लायक करना है कि ताकि वो उसका इस्तेमाल करें, इसलिए सरकार की ओर से है कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, चाहे राहोरी में है, वहाँ पे जाके किसान लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, या अभी सरकार ने एक अच्छा काम क्या किया कि जो हमारे KVKs है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उन सबको सरकार की ओर से ड्रोन मिल रहा है 100% सब्सिडी पे। तो जब उनको ड्रोन मिल रहा है तो जो उसके नजदीकी वाले किसान हैं वो लोग वहां से पहले सीख सकते हैं। ये एक हिस्सा हो गया कि दूसरा सरकार की ओर से कि FPOs हैं, हमारे जो फार्मर्स एसोसिएशंस हैं, उनको भी सरकार की ओर से 75% सब्सिडी है। मतलब अगर 10 लाख का ड्रोन है तो 7.5 लाख सरकार की ओर से है। तो जब वो मिल के उसको खरीदेंगे, नजदीकी KVK से संपर्क करेंगे, उसके साथ वो उसका इस्तेमाल जितने भी उनके मेंबर है उनकी खेत पे कर सकते हैं, गाँव में कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो तीसरा है सरकार की ओर से कि जो हमारे युवा है, अगर वो आगे आना चाहेंगे, वो कहीं से ट्रेनिंग लेंगे, 10th पास वो होने चाहिए, वो ट्रेनिंग लेंगे, ड्रोन का एक सेंटर डालेंगे जिसको हम कस्टम हायरिंग सेंटर के नाम से जानते हैं, तो वो किसानों के खेत पे उसका उपयोग करे, वहाँ पे उपयोग करके वो अपनी कमाई कर सकता है और किसानों को भी उसका लाभ मिल सकता है। ये इसका है। और इसके साथ साथ जो हम बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग्स हैं सरकार की ओर से कि एक गाइडलाइन आई है, अगर आप कृषि मंत्रालय के साइट पे जाएंगे जिसको SOPs बोलते हैं, आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी वो SOPs डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में है, मराठी में है, हिंदी में है, गुजराती में है, आप जाए आप उसको पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं पे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है तो किस हिसाब से करना है, कब उस खेत में जा सकते हैं हम, कितनी हाइट से करना है, वो सब गाइडलाइंस में है, तो किसान लोग हमारा SOPs फॉलो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें किसानों के लिए है और वक्त दूर नहीं है कि जब आप देखेंगे कि जो नॉर्मल ट्रैक्टर की तरह हम कोई मशीन यूज़ करते हैं, ऐसे ही ड्रोन का इस्तेमाल खेतों पे हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लगता है कि जिस प्रकार से जब मोबाइल क्रांति आई थी, जब पहली बार हमने फ़ोन देखा ऐसा कि स्क्रीन टच फ़ोन है, भाई ये कैसे चलेगा, लेकिन आज हमें आवश्यकता नहीं है इसे सीखने की, इतनी ये आवश्यकता केवल जागरूकता की हम कह सकते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन जब जागरूक होते रहेंगे तो हम इस तकनीक को सीख पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि सरकार के माध्यम से विशेषतः क्षेत्रों में अलग अलग प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं हैं, इससे भी आमदनी हो सकती है। लेकिन अब ये ड्रोन की जो अगर हमने प्रशिक्षण ले लिया और हम जानते हैं, तो किस प्रकार से हम इसको चला सकते हैं, कैसे ये चलेगा, या इसके प्रशिक्षण जब हमें मिल गए हैं तो इसको खरीदने के लिए कितनी राशि चाहिए, जो अभी आप सब्सिडी के विषय में बात कर रहे थे, कैसे किसानों तक पहुंचेगा? पहली बात है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह ड्रोन भी है कि हमारे किसान खरीदना चाहेंगे 8 लाख 9 लाख 10 लाख, वो तो हम भी जानते हैं कि किसान उतना बेयर नहीं कर पाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी हमारे कोई साथी जुड़ रहे हैं, अभी पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी लखनऊ से हैं राजा जी, जो पूछना चाहते हैं इसी ड्रोन के बारे में। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ से, जैसा मैम ने बता ही दिया है। आज का टॉपिक आपने दिया है जो आधुनिक खेती मतलब का चर्चा हो रही है, तो हर एक किसान इसके बारे में जागरूक नहीं होता है।
तो उसके लिए वो पहले मतलब अपना ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ से संपर्क करे, किससे मतलब बात करके जो आधुनिक खेती कर सकता है? जी राजा जी, इससे पहले हमने यही प्रश्न किया था तो उन्होंने बताया था, लेकिन फिर भी हमारे एक्सपर्ट आपको दोबारा बता रहे हैं। जी, बिल्कुल हमको खुशी हो रही है कि राजेश जी से ये प्रश्न आया है जो अक्सर आता है, क्योंकि हमारे किसान लोग चाहते हैं कि हम आधुनिक खेती करें, लेकिन कैसे करें, कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन ले, ये अक्सर प्रश्न रहता है हमारे किसान भाइयों की ओर से। तो मैं राजेश जी को बताना चाहूँगा कि सबसे आसान तरीका है कि आपका नज़दीकी केवीके वो फर्स्ट लाइन है जिसको आपको टच करना चाहिए, कि आपका नज़दीकी केवीके। जब नज़दीकी केवीके में जाएंगे तो वो देखेंगे कि आप किस तरह की खेती करते हैं, कौन सा फसल उगाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके नेक्स्ट लेवल पे वो आपको बताएंगे। लेट अस सपोज कि हमारे किसान भाई है, वो कोई यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं। जब वो नज़दीकी केवीके के पास जाएंगे तो उनको बताएंगे कि हमारा एक संस्थान है भोपाल में, जहाँ से आपको इसके आगे वाली इन्फॉर्मेशन, कौन सी यंत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा लेटेस्ट इक्विपमेंट है। ऐसे ही पूसा संस्थान है, वहाँ से क्या जानकारी मिल सकती। तो मेरा यही है कि पहले आप नज़दीकी केवीके के पास जाइए, कृषि विज्ञान केंद्र के। और बाकी अच्छी बात है कि आप ऐसे प्रोग्राम से जुड़े हैं, यहाँ पर भी आपको लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो लेकिन नज़दीकी केवीके के साथ जुड़ के आप वहाँ से आगे अपना जो भी आप आधुनिक खेती करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। जी, यानी कि बात है कि ड्रोन के विषय में सबसे पहला जो पायदान है वो किसान भाइयों के लिए अपने सामान्य स्तर पर, यदि क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो किसान का जो है केवीके है, वहां जा सकता है और वहां से जानकारी ले। बिल्कुल। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था कि सब्सिडी के विषय में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे, जो हम कीमत की बात कर रहे थे कि किसान भाई हम इसका लाभ लेना चाहते हैं लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो ना लगभग 80 से 85% जो फार्मर्स हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स, मतलब उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। सीमांत किसान। तो अगर वो ऐसे कोई भी यंत्र जो हाई कॉस्ट है खरीदेंगे तो उनके लिए वो फायदेमंद नहीं है। तो उसका एक ही तरीका है कि या तो एफपीओ की सूरत में जुड़ जाएं या वो एक कस्टम हायरिंग सेंटर के तौर पे इस्तेमाल करें। एक्चुअली क्या होता है, किसी हमारे किसान भाई ने कोई यंत्र खरीदा, अगर वो सिर्फ अपने खेत पे इस्तेमाल करेंगे उसको, तो उसमें साल में कितने घंटे करेंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि उसको अपने खेत में करने के साथ साथ दूसरों के खेत पे भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि इसका जो यूज़ आवर्स हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि वो बढ़ जाए। जब यूज़ आवर्स बढ़ जाए तो आपको एक आय भी आएगी, आपको एक एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो भी मिलेगा, और जो आपकी मशीन है जो उसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू होता है, मतलब जिस टाइम में उसका जो लाइफ है खत्म होना है तो उसके यूज अवर्स ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए एफपीओज में जुड़े। दूसरी बात है कि जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स ऑलरेडी यंत्रों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स है, सरकार की ओर से उस पर भी 40% सब्सिडी है। तो एक पूरा सेंटर डाल सकते हैं जो पूरे एरिया के लिए जो नीड है वो उसको फुलफिल कर सकता है। तो अभी यही तरीका है कि किसान भाई डायरेक्टली सिर्फ अगर अपने लिए करना चाहते हो वो ना खरीदें, वो बिल्कुल एक एफपीओ या कस्टम हायरिंग की सूरत में उसको लें और उसका लाभ दूसरे किसानों को भी दें। तो ये तो बात रही किसान भाइयों के लिए कि वो किस प्रकार से ना केवल अपने लिए अपितु अपने आसपास के कृषि क्षेत्र के लिए भी एक ड्रोन खरीद कर एक फायदेमंद जो चीज है कि लागत जो है वो कम होगी। और आपने जो बताया कि किसान आमदनी जो बढ़ेगी वो उसकी, क्योंकि वो उसको किराए पे देगा। अन्य किसानों को भी, जैसे कहा कि सीमांत किसान बहुत हैं, छोटे किसान हैं, तो उनके लिए इसको लेना बड़ा मुश्किल है और लगता भी है। वैसे तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है। हमारे किसान भाइयों का प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कंधे से कंधा मिलाकर ही सरकार को साथ देना भी चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता हमारे देश की सबसे बड़ी, एक कहते हैं कि खंबा स्तंभ जो होता है, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। और हमारे कॉलर्स भी जिज्ञासु हैं, एक नया प्रश्न लेकर आए हैं कि ये जो हमारा ड्रोन है ये कॉस्ट इफेक्टिव कितना है, किससे चलता है, डीजल से, पेट्रोल से, या बैटरी होती है इसमें? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जागरूकता के लिए। ये है धर्मवीर जी। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। धर्मवीर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। जी स्वागत है, पूछिए, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ड्रोन जो हमारा चलता है जो, ये क्या किस ईंधन से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है, या इसको चार्जिंग होती है, या पेट्रोल डलता है, या इसमें क्या होता है? और दूसरा सवाल ये, कितनी लागत इसकी आती है खरीदने पर? अगर कोई इसको खरीद कर किसानों को किराए पे दिया जाए सस्ती रियायत कीमत पर, कि किसानों को भी भला हो और उनको भी उनके काम आए। बिल्कुल धर्मवीर जी, जो उन्होंने प्रश्न पूछा पहले कि ये ड्रोन किससे चलता है। हमारे देश में जितने भी ड्रोन हैं ये तो सब बैटरी से चलते हैं। इनका बैटरी हमको 20 मिनट के बाद चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए जो हम गाइडलाइन भी दिए हैं कि जब भी किसान लोग या कोई जो ड्रोन का डिमॉन्स्ट्रेशन करना
करना चाहते हैं, जब भी वो खेत पे जाएं तो उनके पास एक कंप्लीट बैटरी पैक होना चाहिए। ये नहीं कि 20 मिनट में ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो ऑपरेशन को, तो उनके पास एक रिजर्व बैटरी पैक होना चाहिए ताकि 20 मिनट में ख़त्म होता है। लेकिन जब हम देखते हैं 20 मिनट में कितना एरिया कर पाता है, 7 मिनट में लगभग 1 एकड़ हो जाता है, 7 से 8 मिनट में। तो आप समझ सकते हैं कि 20 मिनट में अगर कुछ नहीं तो 2.5 एकड़ आप कर सकते हैं। तो 2.5 एकड़ जब करेंगे, मतलब जो हमारे छोटे स्तर के किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं, वो अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते। तो अभी तक जितने भी ड्रोन हैं हमारे देश में बैटरी से चलते हैं, इसलिए बैटरी पैक एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है। रही दूसरी बात की जो प्राइस है, इसका प्राइस लगभग 8 से 10 लाख तक आता है। जब सरकार की ओर से हम देखते हैं कि सरकार ने 10 लाख रखा है मैक्सिमम लिमिट जिस पे वो सब्सिडी देते हैं, तो 10 लाख आप अगर हम मान के चलेंगे तो 10 लाख में खरीद सकते हैं। अब रही बात की जो इसका फ़ायदा है, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म में देखेंगे तो इकोनॉमिक टर्म में क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई छिड़काव करना है तो हम देखेंगे कि एक लेबर करता है, अगर उसको पूरा दिन रखेंगे कितना पैसा उसको देना पड़ेगा, और यहाँ से आप वही काम 20 मिनट में कर रहे हो, 20 मिनट में कर रहे हो, 2.5 एकड़ कर रहे हो। ये हो गया एक डायरेक्ट जो बेनिफिट हम लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो किसान का स्वास्थ्य है, हम जब कोविड के बाद देखते हैं कि इस पर बहुत जोर हुआ कि एक साइड से एक बंदा स्प्रे लेके खेत पे जा रहा है और उसका कुछ परसेंटेज तो अपने अंदर ले रहा है, वो जो उसके फ्यूम्स है, स्प्रे है, दूसरी साइड से एक ड्रोन है जिसको आप दूर से देख रहे हो और वो स्प्रे कर रहा है। तो स्वास्थ्य का जो बेनिफिट है वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि हम कितना इनपुट डालते हैं, जहां हम ड्रोन से करते हैं तो 10 लीटर पानी लेते हैं 1 एकड़ के लिए, जहां अगर हम डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो 150, 100 लीटर, 200 लीटर पानी लेते हैं। तो जो इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इन सब को मिला के, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, कि ड्रोन के जरिए जितने एरिया में हम स्प्रे करेंगे उतना उसका जो कॉस्ट है वो इफेक्टिव हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आपने इसे डिटेल में बताया, और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे ड्रोन को लेकर। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं किसान की बात कार्यक्रम। मैं हूं सुषमा, मेरे साथ हैं अमित जी, और आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राउफ जी। एक और प्रश्न आता है कि ये जो ड्रोन है ज्यादातर मैदानी इलाकों के लिए ही यूजफुल है, या पहाड़ी इलाकों पर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, या ज्यादा उसकी उपयोगिता वहां पर ज्यादा होती है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब हम ड्रोन को देखते हैं कि एक लेवल पे जा रहा है, एक हाइट पे जा रहा है, तो हमको लगता है कि ये ड्रोन शायद जो मैदानी इलाके उनके लिए बना है। हाँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जो हमारे देश में मैकेनाइजेशन है, अगर आप देखेंगे पंजाब हरियाणा में बहुत हाई मशीनरी यूज होती है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी एरियाज है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहाँ पे आप ज़्यादा यंत्र नहीं देखेंगे, वहाँ पे आप ज़्यादा मशीनरी नहीं देखेंगे। उसका बेसिक रीज़न यही है कि चूंकि पहाड़ी एरिया है, किसी ट्रैक्टर को ऊपर जाना, कोई मशीन को ऊपर लेके जाना मुश्किल होता है। लेकिन इसीलिए इसका जो अल्टरनेटिव है
वो ड्रोन है। तो अगर हम देखेंगे जो पहाड़ी इलाके हैं, ड्रोन का वहाँ पे उपयोग ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्चर्ड्स रहते हैं, कोई एप्पल ऑर्चर्ड है या कोई और तरह के जो फल लगा देते हैं, वहाँ पे आप ड्रोन को क्या है, आपको ज़मीन से तो लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से लेके आप उसको, और उसका उतना वजन भी नहीं होता है। एक ट्रैक्टर को और एक मशीन को लेने में जो दिक्कत होती है, उसके बदले आप एक छोटा सा ड्रोन लेके वहाँ से चला सकते हो। तो वहाँ जो पहाड़ी एरियाज है, इसमें बड़ा ही उनका उपयोग है, वहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा, खासतौर पर जो बागबानी करते हैं जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड के, उनके लिए ये पहली बात है। यानी कि मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ यदि हम करें पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्रोन की जो महत्वपूर्णता है वो बिल्कुल उतनी ही है, सबके लिए एक जैसा है। केवल आवश्यकता है तो प्रशिक्षण इसको लेने की और कार्य करने की। बिल्कुल। लेकिन हम डॉक्टर साहब जब कर रहे हैं, इस पर आज बातचीत चल रही है, तो किसान भी बार बार सुन रहे हैं कि हम छिड़काव की बात करते हैं, लेकिन और कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य हैं कि जो ड्रोन से किए जा सकते हैं, हमारे किसान भाई बहनों को लाभ मिलेगा, ये आप इस पर जानकारी दें। बिल्कुल, ये जो है कि अभी तक हम देखते हैं कि अक्सर किसान ड्रोन के जरिए छिड़काव की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले हम बात करते हैं कि हमारे किसान भाई देखते हैं कि कहीं पे जब वो खेत पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि कहीं पे क्रॉप डैमेज है, उनको देखना पड़ता है हर एक प्लांट को, हर एक प्लॉट को, लेकिन ड्रोन के जरिए हम देख सकते हैं, वहाँ की इमेज ले सकते हैं और हमको पता चलेगा कि किस एरिया में, खेत के किस कोने में या बीच में कहाँ पे रोग लगा है, डिजीज लगा है, ये हम जान सकते हैं। उसको हम जोड़ सकते हैं फिर स्प्रे के साथ कि जहाँ पे रोग लगा है वहीं पे हमको स्प्रे करना। अभी क्या कर रहे हैं हमारे किसान भाई, वो तो नहीं देखते हैं कहाँ पे रोग लगा है, वो पूरे खेत को स्प्रे करते हैं। तो पहला जो काम है वो ये है कि हम जान सकते हैं कि कहाँ पे रोग लगा है। उसके साथ साथ अक्सर हम देखते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है कि किसान भाई बताते हैं कि मेरा इतना फसल डैमेज हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी कुछ और बता रहे हैं। कितना डैमेज हुआ है ड्रोन के जरिए हम एग्जैक्ट देख सकते हैं। तो ड्रोन के जरिए जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वो हम बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि जो बुआई करते हैं, अभी ऐसे ऐसे वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं कि हम ड्रोन के जरिए से बुआई कर पाएं, सही से फसलों की बुआई करें। खासतौर पर जो फसल हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, सीधे फैला रहे हैं, उनकी हम बुआई कर पाएं ड्रोन के जरिए से। तो स्प्रे लेकर क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, इंश्योरेंस क्लेम और जो बुआई, ये सब हम ड्रोन के जरिए से आधुनिक खेती में लेके जा रहे हैं। जी डॉक्टर रऊफ, एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक आज पहुंची है ड्रोन तकनीक के विषय में, क्योंकि हम जानते हैं कि किसान को आवश्यकता है जिन बातों की, वो आपके माध्यम से, कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से किसानों तक निश्चित ही पहुंची हैं। ना केवल स्वास्थ्य से लेकर के, अपितु लागत कम हुई, उत्पादन बढ़ा, और खेत के चप्पे चप्पे की नजर जिस प्रकार सैनिकों को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से कहाँ कितनी आवश्यकता है ये ड्रोन के माध्यम से होगी। तो हमारे किसान भाई निश्चित रूप से इस विषय में जागरूक हों, प्रशिक्षण के लिए अपनी नई जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाएं, अग्रसर करें, एक से दूसरे तक ये चीजें पहुंचेंगी और किसान मजबूत होगा, देश की सशक्त होगा और विश्व की अग्रणीय पंक्ति में निश्चित शामिल होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इसी के साथ मैं सुषमा आपसे लेती हूँ विदा, और हम धन्यवाद करते हैं हमारे एक्सपर्ट का, डॉक्टर रऊफ अहमद परेजी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।